हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडवे। लास्ट क्लास में हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से जो माइक्रोस्पोर टेट्राड मिलते हैं, उसके बाद हैप्लॉइड जो टेट्राड था, हैप्लॉइड टेट्राड से हमने पोलन ग्रेन बना लिया था। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। पोलन ग्रेन के बारे में थोड़ा सा और अच्छे समझेंगे और कुछ आपके बुक में एक्स्ट्रा टॉपिक हैं उसके बारे में भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मैंने ये लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर दिखा दिया था, आप देख सकते हो ये पोलन ग्रेन का एक स्ट्रक्चर है कि पोलन ग्रेन दिखता कैसे है। जो बाहर वाली लेयर थी उसका नाम हमने क्या रखा था, एक्साइन रखा था, और बीच वाली जो लेयर मतलब जो बीच में रहती है उसको इंटाइन बोला। इंटाइन के बाद ये जो आपको कैविटी दिखेगी, इस कैविटी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला है। और जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है, जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है उसको क्या बोला है, जर्मपोर। उसका काम क्या होता है, पोलन ट्यूब में हेल्प करता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। उसके बाद मैंने दो सेल समझाए थे आपको, एक वेजिटेटिव सेल समझाया था, एक जनरेटिव सेल समझाया था। ठीक है। वेजिटेटिव सेल्स आप देख सकते हो, ऊपर वाला जो है वेजिटेटिव सेल्स है और जनरेटिव सेल नीचे वाला जनरेटिव सेल है। ठीक है। तो अब हम वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल के बारे में समझेंगे कि वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल एक्चुअल में होते कैसे हैं। ये आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप ज़रा ध्यान से देखना। वेजिटेटिव सेल कैसे हैं, लार्ज साइज के हैं, देख सकते हो ये लार्ज साइज है, और ये कैसा है, ये स्मॉल साइज है। और ये कैसा है, इर्रेगुलर शेप ऑफ न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस इर्रेगुलर है, इसके पास खाना होता है। खाना जब रहता है तो ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में भी काम आएगा। तो किस लिए, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में काम आएगा। जब हम आगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ेंगे उसके बाद हमें बताना पड़ेगा कि ये हम इसमें बताएंगे कि वेजिटेटिव सेल के पास खाना कैसे होता है और वो पोलन ट्यूब कैसे बनाता है। ठीक है। उसके बाद जनरेटिव सेल कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल शेप कैसा होता है आपका, ऐसे करके होता है आपका, आई की तरह थोड़ा सा, ये स्पिंडल शेप हो गया आपका। ठीक है। स्पिंडल शेप का इसका साइज कैसा है, छोटा है, इससे छोटा है। मतलब जो है हमारा वेजिटेटिव सेल से जनरेटिव सेल क्या है, छोटा है। और ये क्या लिखा है, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये साइटोप्लाज्म है वेजिटेटिव सेल का, उसमें ये जनरेटिव सेल क्या कर रहा है, तैर रहा है। तो ये आपके बुक में भी लिखी हुई है लाइन, आप देख सकते हो। और आपका ये चार डिफरेंस और तीन डिफरेंस, मतलब एक डिफरेंस आप थोड़ा सा ऐड कर लेना बुक में देख के, आपको ये डिफरेंस आ सकता है पेपर में। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट, हमने वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल के बारे में समझ लिया है अच्छे से। एक डिफरेंस वहाँ से उठ सकता है और एक डिफरेंस यहाँ से आ जाता है, एक्साइन और इंटाइन से। तो हम बात करेंगे एक्साइन की। एक्साइन जो है आउटर लेयर है, मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया था। जो आपका ऐसे करके डिज़ाइन जो आ रहा था, इसको एक्साइन बोला था, याद होगा आपको। अभी हमने इससे प्रीवियस वाले में देखा था डायग्राम। एक्साइन की बात करेंगे, कैसा है, ये आउटर लेयर है और ये डिसकंटिन्यूस है। देखो डिसकंटिन्यूस है, ये ऐसे ऐसे करके जा रही है ना, ये डिसकंटिन्यूस लेयर है। और ये किससे बनी हुई होती है, ये इंपॉर्टेंट है, स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई होती है, जो कि क्या है, लिपिड है। स्पोरोपोलिनिन क्या करता है, स्पोरोपोलिनिन एल्कली, एंजाइम और एसिड और टेम्परेचर, इनसे बचाता है स्पोरोपोलिनिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि एक्साइन बनती किससे है, स्पोरोपोलिनिन। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आएगा कि एब्सेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन, एब्सेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। एब्सेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन जब भी बोले तो आपको याद होना चाहिए स्पोरोपोलिनिन यानी एक्साइन। एक्साइन इसी से बनता है, तो एब्सेंस ऑफ एक्साइन की बात कर रहे। कुल मिला के यहाँ पे भी एक्साइन की ही बात हो रही है ना। देखो स्पोरोपोलिनिन किससे बन रहा है, स्पोरोपोलिनिन क्या बना रहा है, एक्साइन बना रहा है। तो एक्साइन देखो एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ एक्साइन क्या बताया था, जर्मपोर बताया था ना अभी। तो इसका आंसर क्या आएगा, जर्मपोर आएगा। तो स्पोरोपोलिनिन लिपिड की होती है कि किस से बचाता है, एल्कली, एंजाइम, एसिड और टेम्परेचर, इससे बचाता है। और ये क्या होता है, स्कल्पचर। देखो ये थोड़ी सी कुछ डिज़ाइन होती है इसमें। ठीक है। इस डिज़ाइन को स्कल्पचर बोला है। स्कल्पचर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और डिफरेंट पोलन के लिए डिफरेंट डिज़ाइन होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम आपको जो बाइसेक्सुअल फ्लावर का पॉलन लेंगे तो उसमें स्कल्पचर दूसरा होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का लेंगे तो उसमें स्कल्पचर दूसरा होगा। तो अलग अलग फ्लावर के लिए अलग अलग पॉलन में अलग अलग डिज़ाइन होता है। तो बात करेंगे अब दूसरे लेयर की, कौन सी है, इंटाइन। देखो बाहर वाली एक्साइन थी, अंदर वाली इंटाइन थी, बताया था इनर लेयर है। देखो ये कंटिन्यूस है, क्या ये कंटिन्यूस है, पूरा एकदम सर्कुलर पाथ में जा रहा है ना, ये कंटिन्यूस लेयर है। और कैसी है, थिन है। किससे बनी हुई है, ये पैक्टिन और सेलुलोज। और ये किससे बनी हुई थी, ये स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई थी। ठीक है। पैक्टिन और सेलुलोज का काम क्या होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद हम क्या बात करेंगे, ये पोलन ट्यूब बनाने में पार्टिसिपेट करता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये? पोलन ट्यूब बनाने के लिए। उसके बाद एक पॉइंट आपके बुक में ये लिखा हुआ है
एक क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि पोलन का डायामीटर कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है पोलन का डायामीटर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट, हमने एक्साइन और इंटाइन, वेजिटेटिव और जनरेटिव, जो हमारे मेन डिफरेंसेस थे, हमने उसको समझ लिया। अब इसके बाद हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 60% प्लांट्स में पॉलिनेशन कैसी होती है। पॉलिनेशन होती है 2 सेल स्टेज में। हम ये पॉलिनेशन के बाद जो हमारा एक टॉपिक आता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, हम उसमें समझेंगे। और बाकी जो 40% प्लांट होते हैं उसमें पॉलिनेशन कैसी होगी, 3 सेल स्टेज में होगी। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में हम इसको समझेंगे कि 2 सेल स्टेज क्या होता है और 3 सेल स्टेज क्या होता है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, एक्स्ट्रा टॉपिक है कुछ, उसमें से पहला आता है पॉलन एलर्जी, कि पॉलन एलर्जी क्या होता है हम उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम पॉलन एज अ फूड सप्लीमेंट की तरह लेते हैं, हम उसके बारे में समझेंगे। फिर वायबिलिटी ऑफ पॉलन के बारे में समझेंगे। वायबिलिटी ऑफ पॉलन की मतलब कितने टाइम तक पॉलन जो है पॉलन ट्यूब बना सकता है, वो हमारा वायबिलिटी ऑफ पॉलन होता है। उसके बाद हम पॉलन बैंक पढ़ेंगे कि जैसे कि हम स्पर्म्स और ओवम जो होता है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, वैसे ही हम पॉलन को भी प्रिजर्व करके रखते हैं, तो उसको पॉलन बैंक बोलते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो हम पहला देखते हैं हमारा जो है पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी होता क्या है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये कैसा। ये पॉलिनेट होता है विंड के थ्रू, और ये बहुत ही छोटा होता है साइज़ में, कितना बहुत ही छोटा होता है, जो कि हम जब इनहेल करते हैं, इनहेल करने के साथ ही साथ में वो हमारे अंदर चला जाएगा। अंदर जाने के बाद क्या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्रिएट करना शुरू करता है, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। ऐसे काफ़ी तरीके से बीमारी होते हैं जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को जो कॉज करते हैं वो कर देता है ये। तो हमारा ये देखो, इट इज़ पॉलिनेटेड बाय विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन से होता है ये, ठीक है। कैसा होता है ये, विच इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। क्या है ये, वेरी स्मॉल इन साइज, गो डीप, यानी इनहेल करते टाइम क्या होगा, अंदर चला गया। इनहेल कर रहे हैं हम तो लंग्स तक पहुंच जाएगा, गो डीप इनटू लंग्स। देखो लंग्स में जा रहा है, लंग्स के बाद क्या कर रहा है ये, कॉज अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, जो कि क्या है ये, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। कैसे हैं ये, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं। क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो ये कॉज कौन करता है, देखो एक नाम है पार्थीनियम, जिसका कॉमन नेम क्या है, कैरेट ग्रास। ये क्या है, इसका कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम कैरेट ग्रास है। कैसे आया ये आया था कम अलोंग विथ इम्पोर्टेड वीट, जो हमारे वीट होते हैं गेहूं के साथ में आ गया था। और ये क्या करता है, यूबिक्विटस मतलब कहीं भी मिल जाता है, जो कहीं भी मिल जाए। यूबिक्विटस मतलब जो कहीं भी मिल जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल है मोमोस आपको कहीं भी मिल जाएगा, वर्ल्ड ओवर आप जहां जाओ वहां पे मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक तरीके से यूबिक्विटस है, ठीक है। इसको हम वीड भी बोलते हैं, ये क्या है, एक तरीके का वीड है ये, ठीक है। अनवांटेड प्लांट जो होते हैं या अनवांटेड पॉलन होते हुए एक तरीके का वीड है ये, ठीक है। इसका कॉमन नाम क्या है, कैरेट ग्रास है। कैरेट ग्रास का कॉमन नाम है। आया कैसे, कम अलोंग विथ इंपॉर्टेंट। ये देखो ध्यान रखना, यहाँ पे वीट है, यहाँ पे वीड है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। वीड मतलब अनवांटेड प्लांट की बात कर रहे हैं, अनवांटेड प्लांट या पॉलन की बात कर रहे हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट वीड यानी गेहूं की बात कर रहे हैं। उसके साथ आया और क्या कर रहा है, यूबिक्विटस शो कर रहा है, मतलब कहीं भी जाता है तो ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर फैला ही देता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट, हमारा पॉलन एलर्जी वाला जो टॉपिक था वो हो चुका है खत्म। अब हम सेकंड टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि हमारा है पॉलन एज अ फूड सप्लीमेंट, ठीक है। टॉपिक का जैसा नाम है कि फूड सप्लीमेंट, यानी फूड सप्लीमेंट की तरह हम लेंगे। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं वो किसकी फॉर्म में लेते हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में लेते हैं, सिरप की फॉर्म में लेते हैं, शेक की फॉर्म में लेते हैं। ये हमारा जो पॉलन होता है, और वो इसको डायरेक्टली नहीं लिया जाता। क्यों, क्योंकि मतलब पॉलन के पास मैंने आपको बताया था ये एक्साइन लेयर आ जाती है ना, तो इसको क्या कर दिया जाता है, एक्साइन लेयर को क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं। एक्साइन लेयर को क्रश करने के बाद इसका सिरप, टैबलेट जो भी है,
ये इनटेक किया जाता है, ठीक है। कुछ वेस्टर्न कंट्री, सम वेस्टर्न कंट्री, ठीक है, क्या कर रहे हैं वो, सम पॉलन आर यूज्ड एज कैसे, फूड सप्लीमेंट। देखो यहाँ आ गया ना फूड सप्लीमेंट, जो कि क्या है, गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या है, एक तरीके का गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। किनके लिए, सम हॉर्सेस एंड एथलीट, एथलीट भी लेते हैं, ठीक है। कुछ सम हॉर्सेस और एथलीट दोनों लेते हैं, किसकी फॉर्म में, पॉलन सिरप की फॉर्म में लेते हैं, टैबलेट की फॉर्म में लेते हैं, उसके बाद शेक हो गया, क्रीम हो गया, इसकी फॉर्म में लेते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट हमारे एक्स्ट्रा टॉपिक में 2 हमारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। कौन कौन से, पॉलन एलर्जी, दूसरा वाला कौन सा, पॉलन एज अ फूड सप्लीमेंट, थर्ड वन इज वायबिलिटी ऑफ पॉलन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है वायबिलिटी, वायबिलिटी का मतलब होता है कि पॉलन जब प्लांट से निकला, ठीक है, प्लांट से निकलने के बाद कब तक वो पॉलन ट्यूब बना सकता है, वो उसकी वायबिलिटी कहलाती है। मतलब कब तक वो जिंदा रह सकता है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं, तो आपकी वायबिलिटी कहलाएगी। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, इट इज़ अ मैक्सिमम टाइम, क्या है, मैक्सिमम टाइम अप टू विच कैन पॉलन ट्यूब फॉर्म, ठीक है, पॉलन ट्यूब क्या हो सके, फॉर्म हो सके, मैक्सिमम टाइम कब तक जिंदा रह सकता है। तो ये डिपेंड करती है कुछ चीज़ों पे, जैसे कि पहला है आपका स्पीसीज, दूसरा है ह्यूमिडिटी और तीसरा है टेम्परेचर। स्पीसीज मतलब अलग अलग टाइप के प्लांट्स होंगे, उसकी स्पीसीज देखी जाएगी। ह्यूमिडिटी मतलब वहाँ का कंडीशंस कैसा है और वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, हम उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे डिपेंड इस चीज़ पे डिपेंड करती है वायबिलिटी आपकी, ठीक है। इसके बाद वायबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बार आए भी हैं, बोर्ड में भी आते हैं और एज वेल नीट में भी आते हैं। आपको मैं भी एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसका। देखो पहला आता है शॉर्ट वायबिलिटी, 2 होते हैं वायबिलिटी में, शॉर्ट होते हैं, एक लॉन्ग वायबिलिटी होती है। 2 वायबिलिटी होती है, 2 तरीके की, ठीक है। पॉलन ग्रेन जिसकी हाफ मानी 30 मिनट की वायबिलिटी हो, 30 मिनट की, प्लांट से निकलने के बाद 30 मिनट तक पॉलन ट्यूब बना सकता है, तो आपकी शॉर्ट वायबिलिटी में आती है। शॉर्ट वायबिलिटी में कौन सी है, वीट और पैडी। 2 एग्जाम्पल याद रखें, इसका मेन पार्ट है कि आपको इसमें एग्जाम्पल याद करने हैं और कितने टाइम तक के लिए वायबिलिटी रहती है आपको ये याद करना है। शॉर्ट वायबिलिटी में कितनी, हाफ एन आवर, कौन कौन सी, वीट और पैडी। देन लॉन्ग वायबिलिटी के बारे में बात करेंगे, लॉन्ग वायबिलिटी अप टू 30 डेज यानी 1 मंथ की वायबिलिटी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 महीने की वायबिलिटी में 3 फैमिली है आपके। मॉर्फोलॉजी में आपने अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ एक बार। पहला है आपका सोलेनेसियाई, जो कि क्या है, एक ब्रिंजल की फैमिली है। लेगुमिनेसियाई, लेगुमिनेसियाई कौन सी है, दाल की फैमिली है। थर्ड वन इज रोजेसियाई, रोजेसियाई कौन सी है, रोज की फैमिली है। ये आपके 3 फैमिली हैं जिसकी मतलब पॉलन वायबिलिटी कितनी है, 1 महीने तक की हो सकती है। आपकी शॉर्ट वायबिलिटी में आधे घंटे की, याद रखना, शॉर्ट वायबिलिटी आधा घंटा, लॉन्ग वायबिलिटी कितना आपका 30 डेज यानी 1 महीना। और उसमें कितनी फैमिली, 3 फैमिली। और शॉर्ट वायबिलिटी में 2 ही एग्जाम्पल है आपके, वीट और पैडी। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया था उसका ये लास्ट वाला पार्ट है। जो लास्ट वाला पार्ट है आपका पॉलन बैंक। पॉलन बैंक को हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। अब ये देखो क्रायो प्रिजर्वेशन होता क्या है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो जैसे कि आपने IVF सेंटर्स सुने होंगे। IVF सेंटर्स जो होते हैं उसमें स्पर्म और ओवम जो होता है उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है काफ़ी महीनों या साल के लिए। तो वैसा ही ये होता है आपका पॉलन बैंक। पॉलन बैंक में क्या प्रिजर्वेशन होगा, फिर यहाँ पे पॉलन प्रिजर्व करेंगे हम। किसमें हम पॉलन प्रिजर्व करते हैं, किसमें करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं, जिसका टेम्परेचर याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपका MCQ क्वेश्चन आएगा तो आपसे टेम्परेचर सीधा पूछ देंगे कि लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, जिसमें हम पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। देखो और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, पॉलन को प्रिजर्व क्यों किया जाता है, पॉलन को प्रिजर्व इसलिए किया जाता है ताकि हम प्लांट ब्रीडिंग कर सकें, मतलब कई वैरायटी के हम प्लांट बना सकें, तो उसके लिए हेल्पफुल होता है ये प्लांट ब्रीडिंग के लिए। मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा इमैस्कुलेशन और बैगिंग, उसमें इसके बारे में थोड़ा सा है, प्लांट ब्रीडिंग होता कैसे है, ठीक है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लो। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ जो हमारा इस चैप्टर का मेन पार्ट था मेल वाला, वो हमारा हो गया है ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर से हम पॉलिनेशन और हम फीमेल पार्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।